हेलो फ्रेंड, जय हिंद। वेलकम टू एडुपार्थ एकेडमी। आज हम एनसीईआरटी के इस सीरीज में देखेंगे कक्षा 8 की पुस्तक सामाजिक और राजनीतिक जीवन 3 का अध्याय 5 हास्याकरण की समझ। हास्याकरण होता क्या है? सामाजिक रूप से हास्य पर होने का क्या मतलब होता है? आप कॉपियों के जिन पन्नों पर लिखते हैं उनकी बाईं और खाली जगह होती है। जैसे मान लीजिए कॉपी का पेज है, इसके बाईं तरफ एक हाशिया छोड़ दिया जाता है, इसको चौथाई कहते हैं। इस पे कुछ लिखते नहीं। जहां आमतौर पर लिखा नहीं जाता है उसे पन्ने का हाशिया कहा जाता है। पन्ने का क्या कहा जाता है? हाशिया। इसको क्या कहते हैं? हाशिया कहा जाता है। कुछ ऐसा ही समाज में भी होता है। हाशियाई का मतलब होता है जिसे किनारे या हाशिए पर ढकेल दिया गया हो। ऐसे में वह व्यक्ति चीजों के केंद्र में नहीं रहता है। यह एक ऐसी चीज है जिसको आपने अपनी कक्षा या खेल के मैदान में भी कभी न कभी महसूस किया होगा। अगर आप अपनी कक्षा के ज्यादातर बच्चों जैसे नहीं हैं, यानी अगर संगीत या फिल्मों में आपकी रुचि अलग तरह की है, अगर आपका बोलने का ढंग औरों से अलग है, अगर आप औरों की तरह गपशप में ज्यादा मजा नहीं लेते हैं, अगर आप वह खेल नहीं खेलते जो ज्यादातर बच्चे खेलना चाहते हैं, अगर आपका पहनावा अगर आपका पहनावा अलग तरह का है, तो इस बात की गुंजाइश बढ़ जाएगी कि आपके संगी साथी आपको अपने बीच का या की नहीं मानेंगे। इस तरह आप अक्सर यह महसूस करते हैं कि आप औरों से अलग हैं। देखिए, ऐसा होता है अक्सर। अगर आप अपने दोस्तों के से थोड़ा-सा भी भिन्न हैं, तो वो आपको अलग नज़रिए से देखने लगते हैं। आपको अलग देखते हैं, आप उसके साथ घुल-मिल नहीं पाते हैं या वो अपने अपने आप को क्या करेंगे, आपसे अलग कर लेंगे। गोया आपकी कही बात, आपके एहसास, आपकी सोच और आपका व्यवहार सही नहीं है या औरों को पसंद नहीं। कक्षा की तरह समाज में भी ऐसे समूह या समुदाय हो सकते हैं जिन्हें इस तरह की बेदखली का एहसास रहता है। उनके हास्याकरण की वजह यह हो सकती है कि वे एक अलग भाषा बोलते हैं। देखिए, भाषा के आधार पर देखिए होता क्या है कि हम लोग विविधता वाले चैप्टर में देखे थे कि भारत एक विविधता वाला देश है। तो हर व्यक्ति दूसरे से विविध है, अलग है। हर व्यक्ति का कहने का आशय यहाँ यह है, हर धर्म, समुदाय, जाति, व्यवस्था सबका तरीका अलग है। उस आधार पर भी हास्याकरण का एक चीजें हो सकता है। अलग रीति रिवाज अपनाते हैं या बहुसंख्यक समुदाय के मुकाबले किसी दूसरे धर्म के हैं, बहुसंख्यक समुदाय के मुकाबले किसी दूसरे धर्म के हैं। वे अपनी गरीबी के कारण सामाजिक हैसियत में कमतर माने जाने की वजह से और शेष लोगों के मुकाबले कमतर मनुष्य के रूप में देखे जाने की वजह से खुद को हाशिया पर महसूस करते हैं, समाज से कटा हुआ महसूस करते हैं। कई बार हाशियाई समूहों को लोग दुश्मनी और डर के भाव से भी देखते हैं। जैसे हम देखते हैं अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक वाला में, जो अल्पसंख्यक है वो डरे हुए रहते हैं और उससे लगता है कि समाज में उसका अपना कोई नहीं है, इस वजह से वो दुश्मनी या डर के भाव से जीवन जीते हैं। फासले और अलग थलग किए जाने का यह एहसास समुदायों को संसाधनों और मौकों का फायदा उठाने से रोक देता है। फलस्वरूप हाशियाई समुदाय अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाने में चूक जाते हैं। उन्हें समाज के ऐसे ताकतवर और वर्चस्वशाली तबकों के मुकाबले शक्तिहीनता और पराजय का एहसास रहता है। जिनके पास जमीन है, धन दौलत है, जो ज्यादा पढ़े लिखे और राजनीतिक रूप से ज्यादा ताकतवर हैं। देखिए, उन्हें समाज के ऐसे ताकतवर और वर्चस्वशाली तबकों के मुकाबले शक्तिहीनता और पराजय का एहसास होता है। जिनके पास ज्यादा जमीन है, धन दौलत है, ज्यादा पढ़े लिखे हैं और राजनीतिक रूप से ज्यादा ताकतवर हैं, उनसे वो डरे रहते हैं। इसका मतलब यह है कि हास्याकरण किसी एक ही दायरे में महसूस नहीं होता है। आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक सभी दायरे में समाज के कुछ तबकों को हास्याई महसूस करने के लिए विवश करते हैं, हास्याई महसूस
करने के लिए विवश करते हैं। इस अध्याय में हम दो ऐसे समुदाय के बारे में पढ़ेंगे। मान लीजिए देखिए, एक धार्मिक आधार पे ऊपर हम लोग देखे एक धार्मिक आधार पे, दूसरा सामाजिक आधार पे, समाज से जो मूलतः कटे हुए हैं उस आधार पर भी, और एक धार्मिक आधार पर भी। भारत के में सामाजिक रूप से हाशिए पर माना जाता है मुख्यतः दो समुदाय। एक हो गया आपका जनजाति, दूसरा मुस्लिम धर्म। आदिवासी और हास्याकरण। दिल्ली में एक आदिवासी परिवार की कहानी है, इसको देखते हैं। सोमा और हेलेन दादाजी के साथ बैठकर टेलीविजन पर गणतंत्र दिवस की परेड देख रही है। अरे देखो आदिवासी की नाव। दादू, वे आदिवासियों को हमेशा नाचते गाते ही क्यों दिखाते हैं? हाँ, क्या हमारे बारे में वे कुछ और भी नहीं जानते? सही कहा तुमने, आदिवासियों की दुनिया बहुत समृद्ध है। ज्यादातर लोगों को इस बात का कुछ पता ही नहीं है। जब मैं तुम्हारी उम्र का था तो उड़ीसा में हमारा गांव बहुत खूबसूरत हुआ करता था। हमें अपनी जरूरत की सारी चीजें अपनी जमीन और जंगलों से मिल जाती थी। हम भी अपनी धरती, जंगलों और नदियों की बहुत कदर करते थे। तभी अचानक हमें बताया गया कि ये जंगल हमारे नहीं। वन विभाग के अफसरों और ठेकेदारों ने बहुत सारा जंगल साफ कर डाला। अगर हम जंगलों को बचाते तो वे हमारी पिटाई करते थे। हमें अदालत में घसीटा जाता था। वहां ना तो हमें वकील मिलता था और ना ही अपना मुकदमा खुद लड़ सकते थे। तो फिर आपने अपनी जान कैसे बचाई? हमें से बहुत सारे लोगों को अपने घर बार छोड़ने पड़े। आसपास के कस्बों में जो काम धंधा समय समय पर मिल जाते थे हम उन्हें करने लगे। ये देखिए, खेती का काम हो गया, स्प्रे का काम हो गया, जो स्प्रे से खेती से संबंधित जो काम था ये काम करने लगे। फिर अफसर आए, उन्होंने कहा कि हमारी जमीन के नीचे लोहे के भंडार हैं, वे उसे निकालना चाहते थे। उन्होंने बड़े बड़े वादे किए, कहते थे कि अगर हम अपनी जमीन उन्हें बेच दें तो वे हमें नौकरी व पैसा देंगे। कुछ गांव वाले बहुत खुश हुए, कुछ को लगता था कि इससे हमारी जिंदगी तबाह हो जाएगी, और कुछ ने तो कागजों पर अंगूठे के निशान भी लगा दिए। कुछ को लगता था कि इससे हमारी जिंदगी तबाह हो जाएगी, क्योंकि देखिए आपका सबका अपना अपना एक समाज होता है, वो उसी समाज में रह सकते हैं। अब कोई व्यक्ति शहर में रह रहा है, मेट्रो सिटी में रह रहा है, उसको अचानक कोई गांव भेज दिया जाए तो वो वहां पे सुविधा के अभाव में अपने आप को जो है असहज महसूस करेगा। वैसे ही जो व्यक्ति का समाज गांव है या जंगल है, उनको अचानक से शहर में रहना पड़े या अपने हर चीज को छोड़ करके किसी ऐसे जगह पर जाना पड़े जहां उसका कुछ नहीं है, ना कुछ उस वातावरण से वो परिचित है, तो उसका जीवन तबाह ही हो जाएगा। उन्हें पता ही नहीं था कि अंगूठे का निशान लगाकर वे अपनी जमीन बेच रहे हैं। मुट्ठी भर लोगों को उन्होंने छोटी मोटी नौकरी पर रख लिया, लेकिन ज्यादातर लोगों ने अपनी जमीनें नहीं बेची। देखिए यहाँ क्या फाइल दिखा रहा है, ये अफसर है, ये क्या दिखा रहा है, फाइल आदिवासी भूमि का अधिग्रहण कर लिया है। तब उन्होंने हमारे साथ मारपीट शुरू कर दी। वे हमें तरह तरह से धमकाने लगे। आखिरकार उन्होंने सबको अपने पुरखों की जमीन को बेचने और छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया। हमारी पूरी जीवन शैली का रातों रात नामो निशान गायब हो गया। ओ दादू, और हमारी जमीन, उसका 30 एकड़ जमीन के बदले ठेकेदार से हमें बस थोड़ा सा पैसा मिला। मैं अपने ज्यादातर दोस्तों से उसके बाद फिर कभी नहीं मिल पाया। शहर में शहर में वे पैसे मुश्किल से थोड़े दिन चले। शहर में वे पैसे मुश्किल से थोड़े दिन चले। हमारे पास रोजी रोटी का कोई साधन नहीं बचा था। हम सब किराए पर एक कमरे के मकान में रहने लगे। अपनी बेखौफ जिंदगी और उस खुले माहौल की हमें बहुत याद आती थी। कुछ साल बाद तुम्हारे पिताजी को दिल्ली में नौकरी मिल गई और हम यहाँ चले आए। वे बड़ी कठिनाई भरे दिन थे, इसलिए तुम दोनों को भी हम कई साल तक स्कूल नहीं भेज पाए। मुझे स्कूल जाने से नफरत थी।
हम पढ़ाई में इतने पीछे थे कि सारे बच्चे हमारा मजाक उड़ाते थे। हम घर में संथाली भाषा बोलते थे, इसलिए हिंदी में बात ही नहीं कर पाते थे। लेकिन अब हमारे कुछ दोस्त बन गए हैं, मैं थोड़ी बहुत अंग्रेजी भी बोल लेती हूँ। काश मैं अपने दोस्तों को अपना गांव बर्बाद होने से पहले दिखा सकता। तुम लोग अभी भी उन्हें अपने गांव के बारे में बता सकती हो, इससे वे काफी कुछ सीख सकते हैं। एक दिन मैं अपनी यानी आदिवासियों की कहानी पर एक फिल्म बनाऊंगी। अभी आपने पढ़ा कि किस तरह दादू को उड़ीसा का अपना गांव छोड़ना पड़ा। दादू की कहानी हमारे देश के लाखों आदिवासियों की कहानी से मिलती जुलती है। इस समुदाय के हास्याकरण के बारे में आप इस अध्याय में और विस्तार से पढ़ेंगे। देखिए, इस तरह से बहुत जगह हुआ, पुनर्वासित नहीं किया गया। अगर आप किसी व्यक्ति को कहीं से हटा रहे हैं तो उसको कहीं पे बसाना जरूरी होता है। जैसे आप टिहरी गढ़वाल के नाम सुनेंगे। टिहरी गढ़वाल के बहुत सारे लोगों को वहां से हटाया गया, लेकिन उसको फिर से पुनर्वासित नहीं किया गया। आप बांध तो बना दिए टिहरी गढ़वाल में, लेकिन वर्तमान टिहरी गढ़वाल जो है ये नया टिहरी गढ़वाल है। पुराना टिहरी गढ़वाल वो पानी में समा गया है। लेकिन वहां से जो कई सारे सैकड़ों गांव को हटाया गया, उन लोगों को पुनर्वास नहीं करवाया गया। उन लोगों को पुनर्वास वहां से पुनर्वासित नहीं करवाया गया। वैसे ही जैसे कि यहाँ पे दादू का कहानी है, लगभग लगभग हर जगह पे ऐसा ही हुआ है। समाज के कुछ विकसित या विकसित ही कह लीजिए, शहरी लोग जाते हैं जंगल के जंगल जमीन को अपना हथिया लेते हैं, सरकार से तुलकला मिला हुआ रहता है, हटा करके अपना लाभ देख लेते हैं और अन्य लोगों को मरने के लिए छोड़ देते हैं। कुल मिलाकर ये कहा मरने के लिए ही छोड़ देते हैं। तुम्हारे जीवन से कोई मतलब नहीं, हमारा धंधा पानी चलता रहे। आदिवासी कौन लोग हैं? आदिवासी कौन लोग हैं? आदिवासी को जनजाति भी कहा जाता है। आदिवासी को क्या कहा जाता है? जनजाति भी कहा जाता है। आदिवासी शब्द का मतलब होता है मूल निवासी। देखिए, ऐसे हम लोग कुछ ना कुछ पढ़े हैं कि भारत में आर्यों ने आक्रमण किया, यहाँ के मूल निवासी को हराया और यहाँ रह गए। आर्य कहाँ से आए थे? तो मध्य एशिया से आए हुए थे। मध्य एशिया से आर्य आए हुए थे और यहाँ के जो मूल निवासी थे, यहाँ के भारत के जो मूल निवासी थे, इनको हरा करके वो यहाँ बस गए। अब मूल निवासी यही आदिवासी हैं। मूल निवासी कौन है? यही आदिवासी हैं, जिसको जनजाति भी वर्तमान में कहा जाता है। आदिवासी शब्द का मतलब मूल निवासी होता है। ये ऐसे समुदाय हैं जो जंगलों के साथ जीते आए हैं और आज भी उसी तरह जी रहे हैं। भारत की लगभग 8% आबादी आदिवासियों की है। भारत की कुल जनसंख्या में, टोटल जनसंख्या में 8% की आबादी है, तो इन आदिवासियों की आबादी है। देश के बहुत सारे महत्वपूर्ण खनन एवं औद्योगिक क्षेत्र आदिवासी इलाकों में है। जैसे जमशेदपुर, राउरकेला, बोकारो, भिलाई का नाम आपने सुना होगा। ये सब क्या है? खनिज और खनिज क्षेत्र है। ये सब यहाँ पर की लोह इस्पात वगैरह सब का पहाड़ है, औद्योगिक क्षेत्र हैं। आदिवासियों की सारी आबादी एक जैसी नहीं है। भारत में 500 से ज्यादा तरह के आदिवासी समूह हैं। देखिए कितने तरह के? 500 से ज्यादा तरह के आदिवासी समूह, जिसमें जिसमें आता है भील हो गया, गोंड हो गया, संथाल हो गया, उरांव हो गया, तरह तरह के इस तरह से और भी हैं। जैसे कि मीना हो गया, मीना भी आदिवासी ही आता है, बट हम इससे पहले चर्चा किए हुए थे, वो अब समाज के मुख्य धारा में शामिल हो चुका है। आप देख करके नहीं बता सकते हैं कि वो आदिवासी है। छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उत्तर पूर्व के अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम एवं त्रिपुरा आदि राज्यों में आदिवासियों की संख्या काफी ज्यादा है। अकेले उड़ीसा में ही 60 से ज्यादा अलग अलग जनजातीय समूह रहते हैं। उड़ीसा में, छत्तीसगढ़ में बैलाडीला भी खदान वाला क्षेत्र है। मयूरभंज, उड़ीसा वगैरह सबका क्षेत्र है, जहां पे कि खनन और औद्योगिक क्षेत्र है।
राउरकेला, जमशेदपुर ये झारखंड का क्षेत्र है। बोकारो भी झारखंड का ही क्षेत्र है। भिलाई छत्तीसगढ़ का है। अकेले उड़ीसा में ही 60 से ज्यादा अलग अलग जनजातीय समूह रहते हैं। आदिवासी समाज औरों से बिल्कुल अलग दिखाई देते हैं, क्योंकि उनके भीतर ऊंच नीच का फर्क बहुत कम होता है। उनके भीतर जो है ऊंच नीच का फर्क बहुत कम होता है। इसी वजह से ये समुदाय जाति वर्ण पर आधारित समुदायों या राजाओं के शासन में रहने वाले समुदायों से बिल्कुल अलग होते हैं। जाति वर्ण पर आधारित जो आर्य का जो समुदाय है, समाज है, वो किसमें जाति व्यवस्था से समृद्ध है, जाति व्यवस्था को मानता है, जाति व्यवस्था को मानता है। जबकि आदिवासी समाज ऊंच नीच में बहुत फर्क नहीं है, ऊंच नीच का कोई फर्क नहीं है, अब नहीं नाम मात्र का फर्क है। ऊंच नीच का बहुत कम फर्क होता है। आदिवासी समुदाय जाति वर्ण पर आधारित समुदाय और राजाओं के शासन में रहने वाले समुदाय से बिल्कुल अलग होते हैं। देखिए यहाँ क्या कहते हैं, शायद आपने अनुसूचित जनजाति शब्द सुना होगा। सरकारी दस्तावेजों में आदिवासियों के लिए इसी शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। आदिवासी समुदाय की एक सरकारी सूची भी बनाई गई। अनुसूचित जनजातियों को कई बार अनुसूचित जातियों के साथ मिलाकर भी देखा जाता है। हालांकि अनुसूचित जाति में और भी दूसरा कोई शामिल है। इसको ऐसे कहते हैं SC ST कहते हैं, SC ST। एक्ट भी बना हुआ है, SC ST एक्ट भी बना हुआ है। आदिवासियों की बहुत सारी जनजातीय मान्यताएं होती है। उनके धार्मिक विश्वास अन्य धर्मों से भिन्न है। वे अक्सर अपने पुरखों की गांव और प्रकृति की उपासना करते हैं। देखिए जनजाति जो है अपने पुरखों की, देखिए जब हम लोग धर्म पढ़ते हैं तो धर्म की उत्पत्ति कहाँ से हुई? कहीं ना कहीं जनजाति जो पूजा करते थे टोटमवाद का जो पूजा करते थे, टोटमवाद में से प्रकृति पूजा के साथ साथ वो पूर्वज पूजा भी करते थे। टोटमवाद में आता क्या है कि जैसे कि बाघ जा रहा है तो उसको प्रणाम कर लिए, नीम का पेड़ है, कोई आम का पेड़ है, XYZ जो पेड़ है, तुलसी का पेड़ है, पौधा है, तो उसको भी अपने धर्म से संबंधित उसको उसका भी पूजा करना। नीम का पूजा करते हैं हम लोग, बरगद का पूजा करते हैं, तो इसको काटते नहीं है, प्रकृति पूजा में आता है। बहुत सारे जानवर का, जैसे नाग देवता हो गया, कहते हैं नाग देवता है, नाग पंचमी में हम लोग मनाते हैं। बाघ का पूजा करते हैं, अच्छा ये दुर्गा जी की सवारी है कहीं कहीं पे, मतलब इस तरह से ये टोटमवाद में आता है। ये किस में आता है? टोटमवाद में आता है। तो जनजातीय समूह किनकी पूजा करते थे? पुरखों की और प्रकृति की उपासना करते थे। प्रकृति से जुड़ी आत्माओं में पर्वत, नदी, पशु आदि की आत्माएं हैं। प्रकृति पूजा में ये सारा चीज आता है, जानवरों की पूजा करना और पर्वत पहाड़ की पूजा करना। छत्तीसगढ़ में बैलाडीला करके एक पहाड़ है। छत्तीसगढ़ में बैलाडीला करके एक पहाड़ है। यहाँ की मान्यताएं थी कि इस पहाड़ पे जो है कोई पैर रख करके नहीं जाता था, मतलब इस पहाड़ पे कोई चढ़ता ही नहीं था। वहां के आदिवासी इस पहाड़ पे चढ़ते नहीं थे। कोई भी अगर जानवर इधर चला गया तो वो इसको लाने भी नहीं जाते थे। अगर वो वापस आ गया तो वेल एंड गुड, नहीं आया तो वो लाने नहीं जाते थे। क्यों? क्योंकि वो इसको मानते थे, अगर वो पैर रख के जाएंगे तो भगवान नाराज हो जाएंगे। मतलब अगर वो गया है तो भगवान के पास चला गया, वापस आ गया तो भगवान का भेजा हुआ मान के रख लेते हैं, नहीं आया तो वो खोजने भी नहीं जाते थे। इस तरह की वो प्रकृति पूजा में बिलीव करते हैं, विश्वास रखते हैं। ये विभिन्न स्थानों से जुड़ी हुई होती हैं, ये विभिन्न स्थानों से जुड़ी होती हैं और इनका वहीं निवास माना जाता है। ग्राम आत्माओं की अक्सर गांव की सीमा के भीतर निर्धारित पवित्र लता कुंजों में पूजा की जाती है, जबकि पुरखों की उपासना घर में ही की जाती है। देखिए गांव में भी कई, जैसे हम लोग मंदिर वगैरह सब बनाते हैं, ऐसे ही वो पेड़ के पास इस तरह का मंदिर वगैरह सब का निर्धारण करके वहां पे पूजा करते हैं। हम लोग भी देखे होंगे, पीपल के पेड़ के नीचे बजरंगबली का बहुत सारा मंदिर,
वो गांव के भीतर ही है। गांव के बाहर बहुत सारा पीपल का पेड़ है, वहां कहाँ मंदिर है? तो हम लोग भी अपने पूर्वजों से ये सब चीजों को सीखे हैं, वो चीज हम लोग लागू करते हैं, वो उस चीज को, उस मान्यताओं को हम आगे बढ़ाते हैं। हम लोग भी नाग पंचमी में जो करते हैं, ये क्या है? कहीं ना कहीं धर्म या उपासना की जो पद्धति हम लोग सीखे हैं, कहाँ से उत्पत्ति हुई? टोटमवाद से ही। ये कहाँ से है? टोटमवाद से ही संबंधित है। आदिवासी अपने आसपास के बौद्ध और ईसाई धर्मों व शाक्त, वैष्णव, भक्ति आदि पंथों से भी प्रभावित होते रहे। लेकिन यह भी सच है कि आदिवासियों के धर्मों का आसपास के साम्राज्यों में प्रचलित प्रभुत्वशाली धर्मों पर भी असर पड़ता रहा। जैसे आप देखेंगे ईसाई धर्म का ज्यादातर जो प्रचार प्रसार हुआ तो आदिवासी क्षेत्रों में ही हुआ। क्यों? क्योंकि शिक्षा व्यवस्था चीजें जो मुहैया करवाया गया ज्यादातर तो समाज के वंचित वर्गों में, समाज के वंचित वर्गों को या हाशिया पर जो लोग थे उनको ही उसमें शामिल किया गया। उड़ीसा का जगन्नाथ पंथ, जगन्नाथ मंदिर उड़ीसा में जो है पुरी में, और बंगाल व असम की शक्ति एवं तांत्रिक परंपराएं इसी के उदाहरण है। बंगाल की शक्ति एवं तांत्रिक परंपराएं जो है इसी का उदाहरण। देखिए तांत्रिक परंपरा में शक्ति पूजा होती थी, उसको ही तांत्रिक परंपरा मान लिया गया, बना गया। उसको ब्राह्मणवादी कल्चर, मनुवादी कल्चर वालों ने उसका क्रिटिसाइज किया। अरे ये तो तंत्र विद्या का प्रचलन करवाता है। यहीं से आप कहेंगे ना, जैसे स्त्री पूजा, जैसे देव शक्ति पूजा कर रहे हैं ना, शक्ति शक्ति किसको माना गया? स्त्री को। जैसे कि पत्थर है उस पर लाल सिंदूर लगा करके इसकी पूजा करते थे। अब ब्राह्मणवादी जो विचारधारा के लोग थे, मनुस्मृति को मानने वाले जो थे, ब्राह्मणवादी जो हैं, इसका क्या किए? आलोचना किए। जैसे हम लोग आलोचना करते हैं तो कहते हैं दूसरे दूसरे की बुराई बुराई कहते हैं ना। तो ये जो शक्ति परंपरा जो चली, तो उसको ही कह दिया गया कि ये तांत्रिक परंपरा है, तंत्र विद्या है। इसको क्या है? तंत्र विद्या है, ताकि उसका जो है समाज में ज्यादा प्रचलन ना हो सके, समाज में ज्यादा प्रचलन ना हो सके, उसका क्रिटिसाइज किया। बाद में जब ये आलोचना सक्सेस नहीं हुआ तो उसको एसिमिलेट कर लिया। ब्राह्मणवादी ने अपने भगवान के साथ एक नए भगवान को जोड़ दिया हायरार्की में। फिर ये भगवान टॉप पे, इसकी अर्धांगिनी बना करके ये शक्ति परंपराएं, जो स्त्री की जो पूजा होती थी कहाँ पे? बंगाल और असम में। तो ये जो पूजा की जाती थी, इसको इसको ही क्या कर लिया? ब्राह्मणवादियों ने एसिमिलेट कर लिया। क्या किया? इसको एसिमिलेट कर लिया, मतलब आत्मसात कर लिया। जो पहले देवता अकेले हुआ करते थे, अब उनके साथ उनकी अर्धांगिनी के रूप में बैठा है। जैसे कि शिव के साथ पार्वती, विष्णु के साथ लक्ष्मी। ये क्या कर लिया? इसी शक्ति को एसिमिलेट कर लिया। जब आलोचना नहीं कर पाया, समाज में उसकी बुराई को नहीं प्रचार प्रसार कर पाया, अलग थलग नहीं कर पाया, तो उसको खुद ब्राह्मणवादियों ने क्या किया? मनुवादियों ने क्या किया? एसिमिलेट कर लिया। और एसिमिलेट भी किया तो हायरार्की में अपने देवताओं को ऊपर रखा, हायरार्की में अपने देवताओं को ऊपर रखा। और जो जो शक्ति पूजा था उनको क्या किया? हायरार्की में उनकी अर्धांगिनी बना करके नीचे रखा। इसके बारे में और विशेष चर्चा करेंगे, 12th में भी दिया गया है, हालांकि थोड़ा चर्चा इसमें तो कर ही दिया गया। जैसे आप देखते हैं उड़ीसा का जगन्नाथ पंथ, तो ये लकड़ी से बना हुआ देवता का पूजा होता था, ये आदिवासी ही पूजा करते थे। बाद में ये जो ब्राह्मण है इसको एसिमिलेट कर लिए, अपना देवता बना लिए। यहाँ पे जो 3 देवता का पूजा होता था, लकड़ी से 3 देवता, बलराम, सुभद्रा और कृष्ण, बलराम और सुभद्रा की पूजा होती थी। ये 3 देवता अभी भी जगन्नाथ के पुरी में ये मंदिर है, जो हर साल जगन्नाथपुरी का मेला या इस तरह से बहुत फेमस है। इसको क्या किया? समाज में जो धर्म था ऑलरेडी, जो ब्राह्मणवादी धर्म था, ब्राह्मणवादी परंपराएं थी, उसमें एसिमिलेट कर लिया इसको। आप देखेंगे, आप देखिए ना, कोई भी देवता का मंदिर जो है नॉर्मली आप देखेंगे लकड़ी वगैरह से तो नहीं बनता है, लेकिन ये लकड़ी से बना हुआ देवता है। ये लकड़ी से बना रथ, लकड़ी रथ, और इसका ये किनका था? ये आदिवासियों का ही था। ये क्या, हम नहीं बोल रहे, एनसीईआरटी बोल रहा है। देखिए देखिए यहाँ पे
उड़ीसा का जगन्नाथ पंथ और बंगाल व असम की शक्ति व तांत्रिक परंपरा इसी के उदाहरण है। किसको अपना लिया? आदिवासी के धर्मों को अपना लिया। पर कौन? प्रभुत्वशाली धर्मों धर्मों को के द्वारा साम्राज्यों में प्रचलित। देखिए, लेकिन यह भी सच है कि आदिवासियों के धर्मों का आसपास के साम्राज्यों में प्रचलित प्रभुत्वशाली धर्मों पर भी असर पड़ता रहा। इसका उदाहरण क्या है? उड़ीसा का जगन्नाथ पंथ और बंगाल व असम की शक्ति व तांत्रिक परंपराएं इसी का उदाहरण है। क्यों? इसको जो है प्रभुत्वशाली, जो हम बार बार बात कर रहे ब्राह्मणवादी या मनुवादी जो धर्म को मानने वाले थे, वो क्या कि इसको अपने में मिला लिए। जैसे जगन्नाथ मंदिर का जो पूजा पाठ है वो आदिवासियों के द्वारा किया जाता था, और हम बात किए थोड़ा देर पहले शक्ति पूजा की, इसको आलोचना में इसको तांत्रिक परंपरा पूजा कहने लगा, इसकी आलोचना में कहने लगा है। अभी भी देखते होंगे ना कि मूवी वगैरह सब में तांत्रिक विद्या के बारे में जो बताया जाता है, उसमें देखें आप कि मतलब एक जींस कुर्ता में बैठा हुआ है या कोट पैंट में बैठा हुआ आदमी नहीं, वो आदिवासी के ड्रेस में ही या आदिवासी का पहनावा में ही वो तांत्रिक परंपरा का इस्तेमाल किया जाता है, वो वैसे ही पूजा पाठ करते हैं। देखिए, मंत्र विद्या तो है, लेकिन ये फैलाया गया आलोचना है किसके द्वारा? ये ब्राह्मणवादी या प्रभुत्वशाली धर्मों के द्वारा, ये तथाकथित जो हिंदूवादी धर्म है इसके द्वारा ही ये फैलाया गया आलोचना है। क्यों? शक्ति पूजा का विरोध में, क्योंकि वो शक्ति पूजा का विरोध कर रहे थे। चलिए इस पे और कभी बात करेंगे, जब धर्म पढ़ेंगे उस धर्म पे चर्चा करेंगे और अच्छे से। 19वीं सदी में बहुत सारे आदिवासियों ने ईसाई धर्म को अपनाया, जो आधुनिक आदिवासी इतिहास में एक महत्वपूर्ण धर्म बन गया। अभी देखते होंगे बहुत सारे आदिवासी हैं, उनके गले में क्रॉस का साइन लगा लटकेगा ऐसे करके, वो ईसाई धर्म को अपना लिए। क्यों? ईसाई धर्म का जब प्रचार प्रसार हुआ तो ज्यादातर टारगेट किसको किया गया? समाज में जो हाशिए पर लोग हैं उनको ही ईसाई धर्मों ने टारगेट किया और ईसाई धर्म में कन्वर्ट करवाया, धर्म परिवर्तन करवाया। आदिवासियों की अपनी भाषाएं रही हैं, उनमें से ज्यादातर संस्कृत से बिल्कुल अलग और संभवतः उतनी ही पुरानी है। मतलब भाषाएं संस्कृत कितना ही पुरानी है। इन भाषाओं ने बांग्ला जैसी मुख्य धारा की भारतीय भाषाओं को गहरे तौर पर प्रभावित किया है। इनमें संथाली बोलने वाले लोगों की संख्या सबसे ज्यादा है। उनकी अपनी पत्र पत्रिकाएं निकलती हैं, इंटरनेट पर भी उनकी पत्रिकाएं मौजूद हैं। देखिए, ये क्या है? इनकी परंपरागत ड्रेस है, आदिवासियों की परंपरागत ये ड्रेस पहनावा है ये, और ये भी पहनावा में ही। ये परंपरागत पोशाक में सजे धजे जनजातीय समुदायों की तस्वीरें हैं। आमतौर पर आदिवासी को इन्हीं रूपों में पेश किया जाता है। इसके आधार पर हमें यह गलतफहमी हो जाती है कि आदिवासी रंग बिरंगे और पिछड़े लोग होते हैं। रंग बिरंगे और पिछड़े लोग होते हैं। देखिए, पिछड़े लोग नहीं इसको कह सकते हैं। मान लीजिए गुजराती व्यक्ति अगर अपने संस्कृति को प्रमोट कर रहा है तो क्या दिक्कत है? मराठी अपनी संस्कृति को प्रमोट कर रहा है, तमिलियन अपनी भाषा संस्कृति को प्रमोट कर रहा है, मान रहा है। संस्कृति को क्यों नहीं माने आदमी? वैसे अगर आदिवासी है अपनी संस्कृति को मान, जैसे हम लोग देखिए 500 से ज्यादा आदिवासी समूह, तो सब अपनी अपनी संस्कृति परंपराओं को मानने के लिए स्वतंत्र है। और हम लोगों ने धर्म से लेकर के धार्मिक शिक्षा संस्थान की स्वतंत्रता दे रखी है, चलाने की स्वतंत्रता दे रखी है संविधान में। आर्टिकल 25 से लेकर के अब 30 तक की बात करेंगे तो ये सारा का सारा धार्मिक स्वतंत्रता संस्कृति से संबंधित ही आर्टिकल है, जो मौलिक अधिकार प्रदान करता है अपनी संस्कृति का संरक्षण के लिए। तो अगर ये लोग कर रहे हैं तो क्या दिक्कत है? अगर हम क्यों अपने में एक परसेप्शन बना लें कि ये पिछड़ा हुआ लोग है? ये चीज सही नहीं है। चलिए देखते हैं आदिवासी की और उनकी प्रचलित छवियां। आदिवासी और प्रचलित छवियां। हमारे देश में आदिवासियों को एक खास तरह से पेश किया जाता है, एक खास तरह से पेश किया जाता रहा है। स्कूल के उत्सवों, सरकारी कार्यक्रमों या किताबों, फिल्मों में उन्हें सदा एक रूप में ही पेश किया जाता है। हालांकि देखिए ये जो है ना, सही इसलिए भी नहीं क्योंकि आप अरुणाचल प्रदेश के जो कुछ जनजाति हैं उनको देख लेंगे
तो वो अभी वर्तमान में इतने मॉडर्न है कि आपके बगल से गुजर जाए तो आप ये नहीं कह पाएंगे कि वो क्या है, आदिवासी हैं। हम लोगों ने पहले भी चर्चा करा था कि मीना जनजाति जो है वो तो है जनजाति, लेकिन अगर बात करेंगे तो आप पता नहीं कर पाएंगे कि ये जनजाति है। समाज में इतने घुल मिल चुके हैं, समाज में संस्कृति में को हर संस्कृति को वो जो समाज के मुख्य धारे के लोग हैं उनकी ही सारी चीजों को अपनाते हैं। अब तो वो समाज के विकास क्रम में इतना मतलब देख के पता नहीं कर पाएंगे एक मिनट के लिए कि वो आदिवासी है, लेकिन वो एससी कैटेगरी में आता है। तो क्या है, परिवर्तन है। तो इसलिए उसको एक रूप में पेश करना सही नहीं है। वे रंग बिरंगे कपड़े पहने, सिर पर मुकुट लगाए और हमेशा नाचते गाते दिखाई देते हैं। देखिए, संस्कृति है, बहुत सारे जनजाति हैं, उनमें से कुछ समाज के मुख्य धारा में शामिल हो गए, कुछ जो है अपनी संस्कृति को बचा रहे हैं। सही बात है, हमें हमें स्वतंत्रता है, मौलिक अधिकार है हमारा कि हम अपने धर्म और संस्कृति का प्रचार प्रसार करें। इसके अलावा हम उनकी जिंदगी की सच्चाइयों के बारे में बहुत कम जानते हैं, इसलिए बहुत सारे लोग इस गलतफहमी का शिकार हो जाते हैं कि उनका जीवन बहुत आकर्षक, पुराने किस्म का और पिछड़ा हुआ है। मतलब जैसे हम अभी दो उदाहरण दिए, आदिवासी तो परसेप्शन में पूरा आदिवासी हो गया ना। उदाहरण के रूप में तो है ना, मीना जनजाति हो गया, अरुणाचल प्रदेश का कुछ जनजाति हो गया, एकदम वो मॉडर्न बन के जाएगा, एकदम हेडफोन लगा करके एकदम चमक चलो सुनते हुए वो जाए, आपके बगल से गुजरेंगे एकदम परफ्यूम मारते हुए, आप नहीं कह पाएंगे कि वो जो है क्या है, आदिवासी है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, एक परसेप्शन नहीं बना के चलना चाहिए। और कोई अगर अपना अपना संस्कृति को धर्म को बचा रहा है या उसका प्रचार प्रसार कर रहा है, तो भाई हम कौन होते हैं उसको उसको जज करने वाले। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। आदिवासियों पर यह आरोप भी लगाया जाता है कि वे आगे नहीं बढ़ना चाहते हैं। बहुत सारे लोग पहले ही मान लेते हैं कि वे बदलाव या नए विचारों से दूर रहना चाहते हैं। कक्षा 6 किताब आपने पढ़ा था, खास समुदायों को बनी बनाई छवियों में देखते चले जाने की वजह से इस तरह के समुदायों के साथ अक्सर कितना भेदभाव होने लगता है। अब भेदभाव तो हो ही रहा है। आज देखेंगे, हम लोग एक डाटा देखे थे कि आदिवासी समुदाय में शिक्षा का अभी भी सबसे ज्यादा कमी है, बच्चे छोड़ देते हैं स्कूल। आदिवासी समाज अभी भी बहुत पिछड़ा हुआ है, इसलिए नहीं पिछड़ा हुआ, वो आगे नहीं बढ़ना चाहता है, इसलिए पिछड़ा हुआ है क्योंकि उसको हाशिए पे छोड़ दिया गया है। उसके लिए बहुत सारा प्रयास नहीं किया गया। सरकारी दस्तावेजों में तो बहुत सारे चीजों को अच्छे अच्छे में लिखा गया है कि इसके लिए ये कार्यक्रम, उसके लिए वो कार्यक्रम, लेकिन आप ये बताइए कि क्या जितना भी कार्यक्रम चलाया जा रहा है, क्या उसको एक जवाबदेही के साथ क्रियान्वयन किया जा रहा है? उसका वो जो कार्यक्रम है उसका क्रियान्वयन जवाबदेही के साथ किया जा रहा है? नहीं किया जा रहा है। यहाँ तो आम आदमी एक अस्पताल जाता है तो उसको ऐसे देखा जाता है, तुम जीवित क्यों, मर जाओ, ऐसे ट्रीट किया जाता है, और जबकि उसी समाज का वो व्यक्ति है। वर्तमान समय में समाज वैसा हो चुका है जैसा, उससे ज्यादा खराब तो समाज अंग्रेजों के समय में भी नहीं था, गुलामी के समय में भी इस तरह का नहीं था। चलिए आज के लिए इतना ही, आगे हम लोग कल देखेंगे आदिवासी और उसका विकास। तो तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।